Hello dear students, welcome lecture 8 of photochemistry। उम्मीद है आपने लेक्चर 7 जो इससे पहले हमने कास्ट किया था उसको आपने देखा होगा। और उस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन उस लेक्चर में जो था वो था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ वेरिएशन इन क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। मीन्स कि हमने देखा जो डिफरेंट फोटोकेमिकल प्रोसेसेस थी, उन प्रोसेसेस में जो क्वांटम एफिशिएंसी का जो वैल्यू था या क्वांटम एफिशिएंसी का जो मान था उसमें वेरिएशंस क्यों आते हैं। हमने देखा था कि कुछ रिएक्शन है जिनका क्वांटम एफिशिएंसी बहुत हाई है, कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जिनकी क्वांटम एफिशिएंसी बहुत लो है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जिनका की क्वांटम एफिशिएंसी का वैल्यू मॉडरेट था, मीन्स की न बहुत ज्यादा थी न बहुत कम थी। और उसके जस्टिफिकेशन हमने जो बॉर्नस्टीन जस्टिफिकेशन थे, बॉर्नस्टीन के जस्टिफिकेशंस को हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेप्स ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेसेस के बेस पर। आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन होगा कि नेक्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, दैट इज लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट ने 1729 में अपना एक फोटोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट में, फोटोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में एक लॉ प्रपोज किया था, कुछ स्टेटमेंट प्रपोज किया था ऑब्जर्वेशंस के बेस पर। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। 1729 से पहले इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो पेरी बॉगर ने ऑब्जर्व किए थे और उन्होंने अपने लिटरेचर में उनको रिपोर्ट भी किया था। जब लैम्बर्ट ने अपना फोटोकेमिस्ट्री का लॉ प्रपोज किया था 1729 में, तो उस लॉ में लैम्बर्ट ने पेरी बॉगर के जो स्टेटमेंट थे उनको रिफर किया था, उनको एज ए रेफरेंस लिया था। और लैम्बर्ट का स्टेटमेंट क्या था कि when a beam of monochromatic light or radiation of suitable wavelength या frequency आप इसे कह सकते हैं, passes through a homogeneous absorbing medium, the rate of decrease in intensity of radiation with thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of incident radiation। ये तो इसका स्टेटमेंट था, तो दोबारा समझ सकते हैं कि लैम्बर्ट ने ये कहा कि जब भी कोई बीम, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की कोई बीम या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को जब आप किसी होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास कराएंगे, तो उस होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास होने पर जो भी लाइट रेडिएशन का इंटेंसिटी होगा, उस इंटेंसिटी में से सर्टेन पार्ट एब्जॉर्ब होता है। ये हमने पहले भी देखा था, क्योंकि यही एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो है वो फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटोकेमिस्ट्री का बेसिक यही है। बेसिकली क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट्स। ओके, तो लैम्बर्ट ने भी यही देखा कि जब उसने एक ऑब्जर्व किया कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, उसको जब हम किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम के, एब्जॉर्बिंग मीडियम का मतलब हो गया कि जो फोटो एक्टिव मटेरियल है जिसको कि आप फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए स्टडी कर रहे हैं, उस एब्जॉर्बिंग मीडियम के होमोजेनियस मिक्सचर से जब आप उसको पास कराएंगे तो वहां पर रेडिएशन कुछ एब्जॉर्ब होगा, तभी उसमें फोटोकेमिकल चेंज होंगे। लैम्बर्ट ने क्या कहा कि वो जो एब्जॉर्प्शन होगा, वो एब्जॉर्प्शन का कैलकुलेशन, कितना एब्जॉर्ब हुआ, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके लिए कहा कि रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो भी आपने रेडिएशन पास कराया
उस रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी में किस रेट से डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन और प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मान लेते हैं कि ये कोई होमोजेनियस मीडियम है। इस होमोजेनियस मीडियम से हम अगर हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन को पास करा रहे हैं और मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है, इस मीडियम का जो थिकनेस है वो थिकनेस x है। थिकनेस का मीनिंग हो जाएगा कि कितना टाइम ये कितना देर तक इस पर ट्रेवल करता है, वो थिकनेस है उसका। तो जितना ये जो थिकनेस होगा, इस थिकनेस से पास होने के बाद जो यहाँ पर रेडिएशन हमें मिलेगा, उस रेडिएशन को मैं यहाँ पर I कह देता हूँ। I इंटेंसिटी का रेडिएशन है। I0 इंसिडेंट रेडिएशन, इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन when it passes through a homogeneous mixture of thickness x, certain part of this radiation will get absorbed by this material to perform photochemical transformation, and the rest part will be transmitted in the form of radiation with intensity I. इस लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which is passing through the absorbing medium of thickness x is proportional to the intensity of this radiation. Okay? अब इसको देखते हैं। इसके लिए मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? रेट की अगर हम बात करते हैं तो आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो चेंज हम उसमें देखते हैं। अब यहाँ पर चेंज क्या देखेंगे? चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, सपोज चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सपोज इंटेंसिटी हम आई मान लेते हैं इसको। आई इंटेंसिटी का जो मीडियम था माइनस डी आई अपॉन dx. di stands for very small change in intensity of incident radiation with respect to the small area or thickness of absorbing medium that will be proportional to intensity of incident radiation. नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होगा? नेगेटिव साइन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और जब भी डिक्रीज होगा तो डिक्रीज के केस में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिक्रीज का मीनिंग ये होता है कि हम जब डिफरेंस निकालते हैं, फाइनल जो इंसिडेंट जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा उस रेडिएशन का इंटेंसिटी कम होगा इन कंपेयर टू इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से, बिकॉज सर्टेन पार्ट ऑफ रेडिएशन विल गेट एब्जॉर्ब। Therefore, when we calculate the difference by subtracting final intensity, the initial intensity from final intensity, then we will get this negative value. That's why this negative sign comes here. So, according to this statement, minus di upon dx proportional to this initial intensity of radiation, or we can write like this: di upon dx that will equal to k into I. This k is any proportionality constant. Okay, this is the simple mathematical expression for Lambert's law, where I is the initial intensity of monochromatic radiation which is passing through the absorbing medium of thickness x. Okay, similarly this di is the very small change in intensity while this radiation is passing through the absorbing medium having thickness x. Clear हो गया? dx is the very small thickness of absorbing medium, k is the proportionality constant. Clear? Now we are going to derive
the mathematical expression for Lambert law. Before going to the mathematical calculation, let us suppose I0 intensity of monochromatic radiation which is passing through the absorbing medium having thickness x. Okay, this is initial intensity. This is initial intensity of radiation. Okay, suppose I final intensity of radiation. Okay, when this I0 before entering to the absorbing medium, I0 will be the intensity of radiation. When this I0 intensity radiation enters into the absorbing medium of thickness x and passes through, then next intensity will become I. Okay, x is the thickness of absorbing medium. Clear? Then this expression we can write like here di over dx that is equal to ki. हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लैम्बर्ट लॉ। और इंटीग्रेट करने के लिए हमको बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, लिमिट चाहिए। तो वो लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट्स ये हो जाएंगी कि इंटेंसिटी की जो लिमिट हो जाएगी वो I0 से I हो जाएगी। इनिशियल इंटेंसिटी I0, फाइनल इंटेंसिटी I। ओके, सिमिलरली थिकनेस के लिए हमारे पास जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। Before entering into the absorbing medium, intensity was I0. At that particular time, since I0 intensity radiation is not entering into the absorbing medium of thickness x, therefore thickness of medium will be 0. Okay, when this radiation enters into thickness x, then its intensity after entering into absorbing medium thickness x becomes I। तो ये हमारी दो लिमिट होगी। इन लिमिट्स में, इन बाउंड्री कंडीशंस में हमको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के आई, इक्वेशन 1 था, इसको लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंस वी हैव intensity in left hand side, intensity in right hand side, so we need to separate the variables। सिमिलर वेरिएबल्स को सेम साइड लेके आना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस डी आई अपॉन आई दैट इज इक्वल टू के इंटू एक्स, के इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन 1 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। ठीक हो गया। अब हम इस पर लिमिट को ऑपरेट करेंगे। लिमिट को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा I0 टू I di ओवर I इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x k इंटू dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
ठीक हो गया, सिंपल है। हमने पहले इसको इंटीग्रेट करना चाहा, इंटीग्रेट के लिए हमने ऑपरेटिंग द इंटीग्रेशन, उसके बाद हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, लिमिट को ऑपरेट किया। अब लिमिट ऑपरेट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी आई अपॉन आई, इसको वन अपॉन आई डी आई भी इसको कहते हैं। सिंस हम जानते हैं वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर एल एन एक्स या लॉग बेस ई एक्स, इस एल एन को आप लॉग बेस ई एक्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहां पर आई है, तो सिमिलरली ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं, इस रिलेशन को। इस रिलेशन को अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस एल एन आई, ये तो हो गया माइनस एल एन आई, लिमिट लग जाएगी इधर आई जीरो से आई, ठीक हो गया, इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स, या इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट किया तो ये मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, सिंस k यहां पर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहां पर 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसको आप यहां पर लिख सकते हैं, देयरफॉर हो जाएगा x और लिमिट आ जाएगी x बराबर 0 से x इक्वल टू x तक। क्लियर। अब उसको लिमिट ऑपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन आई माइनस एल एन आई जीरो इक्वल टू x माइनस जीरो, पहले x आएगी तो जीरो ऑपरेट होगी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, सिंस log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन b, log a stands for I, b stands for I0, log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b, तो हमने इसको ln I अपॉन I0 लिखा, माइनस साइन वही रहा। क्लियर। इधर क्या आ जाएगा, तो इधर k भी था, इधर k भी रहेगा, इक्वल टू k इंटू एक्स। क्लियर, माइनस को उधर भेज देते हैं, ln I ओवर I0 दैट इज इक्वल टू माइनस kx, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास ये आ गई। क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन 4 से सिंस ये जो लॉग है वो ई बेस है, इसको आप लॉग बेस ई भी कह सकते हैं, ln भी लिखते हैं। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 4 कैन आल्सो बी रिटन एज I अपॉन I0 इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस kx। आपने जो लॉग था उसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln I अपॉन I0 इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस kx, ये इक्वेशन 5 हो गई, और I इक्वल टू I0 e रेज़ टू पावर माइनस kx। लैम्बर्ट बीर लॉ की एक फॉर्म ये भी है, ओके, एक फॉर्म, इसको भी हम लैम्बर्ट बीर लॉ की सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म इसको कहते हैं। सिंस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था
can be calculated as initial intensity of radiation minus final intensity of radiation. ठीक हो गया? I0 आपके पास है, I का वैल्यू आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं. Therefore from equation 6, I intensity of absorption that is equal to, or intensity of absorbed radiation आप ये भी कह सकते हैं, intensity of absorbed radiation that is equal to I0 minus I0 e raised to power minus kx. आपने I का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दिया और I0 1 minus e raised to power minus kx intensity of absorbed radiation. एक रिलेशन ये बचा, यहां से आप इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इक्वेशन 4 को फिर से देखते हैं. इक्वेशन 4 क्या था कि log base e I upon I0 इक्वल टू माइनस kx. ठीक हो गया? log base e को log base 10 में कन्वर्ट करते हैं और log base e को log base 10 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? log base e equal to 2.303 log base 10, ये रिलेशन होता है. log base e equal to 2.303 log base 10. इसी रिलेशन को ऑपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? This equation, this is equation 4, this was equation 4. Equation 4 can also be written as 2.303 log base 10 I upon I0 equal to minus kx. और log base 10 के लिए यहाँ पर 10 लिखना इसेंशियल नहीं होता है, e के तो हम ये लिखते हैं बेसिकली. 10 को इस टाइम ये माना जाता है कि ठीक है, अगर log उसने लिखा है तो log base 10 है, that is equal to minus k upon 2.303 into x. इसको आप उधर शिफ्ट कर दिया. ठीक, और I upon I0 equal to log जब इधर जाएगा, जब हम log को शिफ्ट करेंगे तो वो 10 की पावर में जाता है. जैसे हमने इससे पहले देखा था वो e की पावर में गया. जब हमने हमारे पास नेचुरल log था, दैट इज log बेस e था, e बेस log, तो उसको हमने e की पावर में शिफ्ट किया था. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस kx अपॉन 2.303. ठीक है? और I इक्वल टू I0 10 रेज टू पावर माइनस k अपॉन 2.303 इंटू x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ओके, और इसको और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? I इक्वल टू I0 10 रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन x. और ये एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन इक्वल टू k अपॉन 2.303. this. Okay, this epsilon is known as extinction coefficient. Extinction coefficient, and the value of extinction coefficient will depend on the thickness of absorbing medium. क्लियर हो गया? तो यहां से जो लैम्बर्ट लॉ की जो अनदर फॉर्म है, एक फॉर्म ये भी आ गई. इससे पहले भी हमने एक फॉर्म देखा था. तो इस तरह से आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लैम्बर्ट लॉ पर बेस्ड होंगी, आप इन डिफरेंट रिलेशंस को यूज कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करेंगे. आज हमने क्या देखा? हमने लैम्बर्ट लॉ को डिस्कस किया. लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? लैम्बर्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन having of a suitable frequency or wavelength, when passes through a homogeneous medium or homogeneous absorbing medium of thickness x, then the rate of decrease in intensity of incident radiation is always proportional to the intensity of radiation. Okay, उसी का हमने
मैथमेटिकल फॉर्म लिखा माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के आई, एंड उसको इंटीग्रेट करके हमने डिफरेंट फॉर्म्स में लेके आए। पहला फॉर्म था आई इक्वल टू आई जीरो इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस के एक्स, ठीक हो गया। दूसरा हमने उसको नेचुरल लॉग के टर्म में जब लेके आए तो हमें यहाँ से मिला आई इक्वल टू आई जीरो 10 रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन एक्स। एप्सिलॉन इज द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और इस एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा कि थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, या जो मीडियम आपने लिया हुआ है, या जो जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है फोटो एक्टिव मटेरियल का, उस सॉल्यूशन की थिकनेस क्या है। अब इसको नेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम बीयर लैम्बर्ट लॉ पढ़ेंगे, कंबाइंड लॉ है। हम वहां पर कॉन्सेंट्रेशन को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि थिकनेस से बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थिकनेस मीन्स व्हाट, अगर आप सॉल्यूशन आप लेते हैं तो सॉल्यूशन की थिकनेस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से मेजर की जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे बियर ने लैम्बर्ट्स लॉ को मॉडिफाई किया और एक कंबाइंड लॉ प्रपोज किया, जिसे कि हम बियर लैम्बर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। आप लोग लेक्चर को देखते रहिए, और जो भी इसके डाउट्स हैं आप पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस any issue related to this topic. Thank you for watching. Keep watching, keep supporting. Thank you.